हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमवेदा एंड आई होप कि आप सभी घर में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जन्माष्टमी आपने अच्छे से मनाई होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले एक न्यूमेरिकल आता है पेपर के अंदर आपका, उस टाइप का न्यूमेरिकल आता है, मतलब वो तो क्या है उसके टाइप का न्यूमेरिकल आता है। तो मैं आपको उसका एक जनरल एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, वो समझ लीजिए अच्छे से, ताकि आपका जो एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आता है वो आप अच्छे सोल्व कर सको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये आपसे पूछता है कि मेटल ऑक्साइड आपका है कोई और उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है ये, जिसमें मेटल के जो परसेंटेज है वो 0.96 है, फ्रैक्शन में है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है। ओके, और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन आपका पूरा 1 एटम है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ M2 पॉजिटिव आयन एंड M3 पॉजिटिव आयन इन द क्रिस्टल। ये जनरल में देखिए M लेके चल रहा हूं, यहां पर आपसे कोई मेटल दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको निकल दे दें, निकल ऑक्साइड, और इसमें कहते हैं निकल जो 0.98 है, ऑक्सीजन आपका 1 है। इसी तरह आपको आयरन दे दें, तो आयरन 0.93 है, ऑक्सीजन आपका 1 है। तो इस तरह कुछ भी हो सकता है आपका, मोस्टली ऑक्सीजन आपको 1 ही देते हैं, तो इसलिए मैं जनरल M लेके चल रहा हूं यहाँ पे कि M कुछ भी हो सकता है आपका, और वहां से आपको क्या करना है, वहां से आपको उनकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन देखिए, लेट कर लीजिए। क्या लेट करोगे? लेट ये कर लेते हैं कि जो M2 पॉजिटिव आयन है कंपाउंड के अंदर वो X है। ठीक है, X है। टोटल कितने हैं? टोटल हमारे पास है 0.96, ये इसका अमाउंट बताते हैं ना कितने मेटल है टोटल, तो 0.96 है। तो उसमें से M2 आयन X है आपके, अगर M2 पॉजिटिव आयन आपके X हैं तो M3 पॉजिटिव आयन कितने होंगे? 0.96 माइनस X, ये होंगे टोटल, जो बाकी बच गए टोटल में से। तो ये हमने परसेंटेज मान ली। अब देखिए एक मेटल आयन पे चार्ज कितना है? एक मेटल आयन पे चार्ज है M2 वाले पे 2 पॉजिटिव, तो X पे कितना टोटल चार्ज कितना होगा? 2x। ये बात होगी, एक मेटल आयन पे 2 चार्ज है तो X मेटल आयन टोटल कितना होगा? 2x। इसी तरीके से M3 पे कितना होगा? 3 into में 0.96 माइनस X, यही होगा। ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन भी है भाई, और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, तो एक ऑक्सीजन है तो माइनस का 2, और क्योंकि पूरा सॉलिड कैसा है? जीरो, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल है, पूरे पे चार्ज कैसा है? 0, यानी सॉरी, यानी सबके चार्ज का सम किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? बस यही आपको सीखना है, बस हर केस में यही करना। निकल वाले में आपको यही करना है, यहां पे आपसे पूछा गया कि निकल 2 पॉजिटिव में और निकल 3 पॉजिटिव में कितना होगा। इसी तरह आयरन में पूछ सकते हैं आपके Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव कितना होगा। तरीका यही करना है आपको। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया है, बस M की जगह आपको आयरन पुट करना और चार्ज की जगह आपको जो वैल्यू है वो करनी है। ठीक है, तो सोल्व कर दीजिए। ये होगा 2x, इसको करेंगे तो कितना आएगा? ये 2.88। ओके, ये आएगा अभी माइनस कर 3x -2 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना बच रहा है? यहां से बच रहा है माइनस का x। ठीक है, और यहां से कितना बच रहा है? 0.88 इक्वल टू 0। तो यहां से x कितना आ गया? 0.88। तो ये आपका x मिल गया। अगर x मिल गया तो y भी मिल जाएगा, सॉरी मतलब x क्या आ गया? M2 पॉजिटिव आ गया आपका, तो आपको M3 पॉजिटिव मिल जाएगा। तो M3 पॉजिटिव कितना आएगा? ये तो आपकी वैल्यू आ गई M2 पॉजिटिव की। ठीक है, तो M3 पॉजिटिव कितनी आएगी? M3 पॉजिटिव की कितनी आएगी बताइए भाई? 0.96 माइनस का 0.88, तो सोल्व कितना आएगा? 0.6 सॉरी 0.08। ये आपका M3 पॉजिटिव का आ गया 8 8 16। ठीक है, ये आ गया 0.08, तो ये आपका M3 पॉजिटिव आ गया। परसेंटेज आपसे पूछी गई है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे आप M2 पॉजिटिव की? M2 पॉजिटिव परसेंटेज कितना अमाउंट है? 0.88, टोटल कितना है? 0.96 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह M3 पॉजिटिव कितना आएगा? वैसे तो 100 में से माइनस कर दीजिए, वो क्या आ जाएगा M3 पॉजिटिव, तो बट अगर निकालना हो 0.08 डिवाइड बाय 0.96 इनटू में 100। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, और यही आपको मुझे करवाना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपका था। ठीक है, तो इसको साफ करते हैं और टॉपिक पर आपके आज के आते हैं। चलिए, अब हमारा जो टॉपिक बचता है सॉलिड स्टेट के अंदर, वो दो ही टॉपिक हमें पढ़ने हैं। एक तो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो ये हमें पढ़ना है।
यही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ज्यादा तो, ठीक है। और दूसरा आपको पढ़ना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये दो चीजें आपको पढ़नी है अभी सॉलिड के बारे में, उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, देखते हैं कितना हो पाएगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोटी है, जल्दी हो जाती है। तो ये लगा लीजिए बस कि आज का वीडियो और कल का वीडियो और एक परसों का वीडियो, 2-3 वीडियो में बस आपका टॉपिक हो जाएगा, सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करोगे 2 वीडियो में हो जाए, बट क्या कर सकते हैं, टाइम की भी बाउंडेशन हमारे पास होती है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं, ठीक है, देखिए आपके पास मान लीजिए 3 तरह के सॉलिड हैं, 3 तरह के सॉलिड है। एक तो मेटल का टुकड़ा है, एक लकड़ी है, ठीक है, और एक और सॉलिड है जो मैं कह सकता हूं कि दिखने में सॉलिड ही है, सॉलिड ही है वैसे एक्चुअली। कोई आपने ट्रांस वो निकाल लिया किसी मोबाइल का या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक प्लेट होती है ग्रीन कलर की, वो निकाल लिया आपने, ग्रीन कलर की प्लेट से होती है उसके अंदर, ठीक है। तो जो मेटल है, मेटल आपको पता है कि मेटल जो है वो बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो लकड़ी है वो नहीं है, ठीक है। और जो बीच की प्लेट है वो बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं जितनी मेटल है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि सॉलिड हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन सारे के सारे सॉलिड जो हैं वो ना तो ये है कि सभी के सभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं, ना ये है कि सभी के सभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है, ठीक है ना। या ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे बहुत अच्छे या बहुत बुरे हैं। तो इसी बेस पर हमने क्या किया है, इसी बेस पर हमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है कि जितने भी सॉलिड्स हैं उन सभी सॉलिड्स को हमने 3 कैटेगरी के अंदर बांट दिया कि भाई सॉलिड 3 तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कनेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के सॉलिड कौन कौन से हो सकते हैं आपके, इसको मैं साफ कर देता हूं, इसको भी नहीं पढ़ना। तो 3 तरह के सॉलिड आपके कौन कौन से हो सकते हैं, 3 तरह के आपके सॉलिड हो सकते हैं। एक तो होता है कंडक्टर, एक को तो कंडक्टर बोलते हैं, हाँ, दूसरे को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या हो सकते हैं वो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी कंडक्टर। और ये कल आपको पढ़ा चुका हूं भाई सेमी कंडक्टर के बारे में, एन टाइप सेमी कंडक्टर बनते हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर बनते हैं, है ना। तो उसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। सेमी कंडक्टर 2 तरह के होते हैं भाई, वो इंट्रांसिक भी हो सकते हैं और वो आपके एक्सट्रांसिक भी हो सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं बिल्कुल प्योर, जिसमें किसी तरह की डोपिंग नहीं की गई है। ऐसे सॉलिड, ऐसे सेमी कंडक्टर जिसको बनाया डोपिंग की हेल्प से नहीं बनाया गया है, उसको हम इंट्रांसिक बोल देते हैं। और जिन सेमी कंडक्टर को डोपिंग की हेल्प से बनाया गया है, जैसे कल हमने बनाए थे 2, एन टाइप और पी टाइप, वो डोपिंग से बनाए थे ना, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रांसिक सेमी कंडक्टर। तो 2 तरह के सेमी कंडक्टर हो सकते हैं, इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक, ठीक है। ये आपको मैंने यही बता दिया, इसमें आपको ज्यादा पता आपको होना नहीं चाहिए, इतना काम चल जाता है आपका, ठीक है। अच्छा, तो मेटल के सॉलिड 3 तरह का हो सकता है आपका कंडक्टर। नॉर्मली जो मेटल आपके होते हैं वो आपके कंडक्टर में आते हैं। इंसुलेटर जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, है ना, तो सब इंसुलेटर में आते हैं। ये कुछ नॉन मेटल हो गए, नॉन मेटल आपके इंसुलेटर में, जैसे डायमंड हो गया, डायमंड इंसुलेटर में आता है आपका। और कुछ होते हैं सेमी कंडक्टर, ठीक है, जो इतना अच्छा, देखिए सेमी कंडक्टर काम कैसे करता है। सेमी कंडक्टर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे शायद इतना अच्छा कंडक्टर ना हो, लेकिन जैसे हम उसका हीट देते हैं, उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका, तो वो बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। मेटल की जो कंडक्टिविटी है, मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है, या कंडक्टर ही बोल लीजिए, कंडक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बट यहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। कंडक्टर के केस में जो आपकी कंडक्टिविटी होती है वो आपकी बहुत हाई होती है, और 10⁴ से 10⁷ पर ओम पर मीटर तक होती है। तो बहुत ज्यादा वैल्यू होती है भाई कनेक्टिविटी की कंडक्टर के लिए, ठीक है। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में तो है ही नहीं, बहुत ही कम है, ना के बराबर होती है। तो इंसुलेटर में आपकी जो कनेक्टिविटी की वैल्यू होती है वो आपकी 10⁻⁻20 से 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम पर मीटर तक होती है, पर ओम पर मीटर तक, ठीक है। और जो आपका सेमी कंडक्टर बच गया, सेमी कंडक्टर के अंदर आपकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻6 से 10⁻1 पर ओम पर मीटर तक होती है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए भाई कि किसमें कितनी होती है। इंसुलेटर में है ही नहीं, 0 के बराबर आ गई, 10⁻20 है, मतलब 0.00000, तो बिल्कुल पास है ही नहीं। यहाँ देखिए इतना भी नहीं है कि बहुत ही कम है, 0.01 है, देखिए तो कुछ वैल्यू आ रही है।
0.1 रहती है आपकी यहाँ से, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ सकती है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कितने तरह के सॉलिड हो सकते हैं, सबको हमने किस कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और करते हैं। अब इसमें आप एक बात याद रखिएगा, बस ज़्यादा छोटी सी बात, ज़्यादा लंबी बात नहीं है। वो ये है कि जो कंडक्टर है, मेटल जो है, खासकर मेटालिक कंडक्टर की बात हो रही है, कि जो मेटालिक कंडक्टर आपके होते हैं, जो मेटल से बने हैं, उनकी कनेक्टिविटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना वो गर्म होता जाएगा उतना उसकी कनेक्टिविटी कम होती जाएगी, ठीक है। इसलिए जो हमारे एटीएम होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, तो मोस्टली कोशिश करते हैं कि एसी में उसको रखें ताकि टेम्परेचर कम रहे और उसकी कनेक्टिविटी बनी रहे, अच्छे से काम करता रहे, है ना। तो उसका रीजन यही होता है क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी जो है टेम्परेचर बढ़ने से हट जाती है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर की कनेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज ही करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में इंक्रीज करती है, इंक्रीज कनेक्टिविटी। तो ये बिल्कुल उल्टा बिहेवियर देखिए, कंडक्टर में घट रही है और सेमीकंडक्टर में बढ़ रही है। कंडक्टर में भी सिर्फ मेटालिक की बढ़ रही है, दो तरह के कंडक्टर होते हैं, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मैं वो आपको भी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन दो तरह के होते हैं, इसमें से मेटालिक कंडक्टर की ही घटती है, इलेक्ट्रोलाइटिक की तो बढ़ती है वहां भी, ठीक है। तो ये होते हैं सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर की भी खासकर बढ़ती ही है टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है, थोड़ी बहुत ही बढ़ती है। लेकिन इंसुलेटर की भी जो कनेक्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज ही करती है। ओके, बात समझ आ रही? चलिए ये भी आपको समझा दिया मैंने। अब आते हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं कितना होगा आज। देखिए अब बात आती है कि भाई सॉलिड जो है वो अलग अलग शो क्यों कर रहे हैं, सभी सॉलिड कनेक्टर क्यों नहीं है, या सभी सॉलिड इंसुलेटर क्यों नहीं है, या सभी सॉलिड सेमीकंडक्टर क्यों नहीं है, अलग अलग बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई, बहुत सारे तरीके बताए गए, ऐसा हो सकता होगा, ऐसा होता होगा, ये इस वजह से होगा। उसमें से जो एक सबसे अच्छा जो तरीका बताया गया, जो रिप्रेजेंटेशन दी गई है, जो मॉडल दिया गया हमें एक्सप्लेन करने का, जो थ्योरी दी गई जो हमें एक्सप्लेन करने की, उसको नाम दिया बैंड थ्योरी, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं, इट इज अ बैंड थ्योरी, ठीक है। तो बैंड थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है कि व्हाई सॉलिड शो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। कुछ कंडक्टर हैं, कुछ सेमीकंडक्टर हैं, कुछ इंसुलेटर हैं, उसको कौन एक्सप्लेन करता है, उसको बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करती है। तो आज मैं आपको कोशिश करूंगा बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कि बैंड थ्योरी क्या होती है और कैसे वो काम करती है, ठीक है। तो बात करते हैं आज हम बैंड थ्योरी। आज हम बैंड बजाएंगे। बैंड थ्योरी से क्वेश्चन वैसे नहीं आते कोई खास इतना, बहुत कम ही क्वेश्चन बैंड थ्योरी से आते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में तो बैंड थ्योरी से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, बोर्ड एग्जाम में फिर भी बैंड थ्योरी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो भी कोई भी बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है। तो बैंड थ्योरी देखिए क्या होता है। बैंड थ्योरी किसके लिए है? इट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड, कि सभी सॉलिड का अलग अलग बिहेवियर क्यों आ रहा है, कुछ सॉलिड कंडक्टर क्यों है, कुछ सॉलिड सेमीकंडक्टर क्यों है, कुछ सॉलिड आपके इंसुलेटर क्यों है, उन सब के बारे में आपको ये बैंड थ्योरी जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए अब इसको समझाता हूँ कि काम कैसे करती है। 11th क्लास के अंदर आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी भाई, मोटी, एम पढ़ी थी ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी ना। अब ये थ्योरी क्या कहती थी आपसे? ये थ्योरी आपसे ये कहती थी कि जब दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम क्या बोलते थे? मान लीजिए हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, कहते थे कि दो अगर कंबाइन हो रहे हैं तो वो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें से हम एक को नाम देते थे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, और एक को नाम देते थे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो बन रहे, दो बनेंगे, ठीक है। अब अगर तीन की बात करते हैं, तीन में क्या हो सकता है? तीन में भाई दो सिचुएशन बन सकती है, बट खासकर जो मेन सिचुएशन वो यही बनती है कि हो सकता है कि एक बॉन्डिंग बने, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा और एक आपका नॉन बॉन्डिंग रहेगा।
ठीक है, या दो बॉन्डिंग बन सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग बन सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पर। मतलब आपको थोड़ा सा याद दिलवा रहा हूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती थी, ठीक है, यही कुछ कांसेप्ट था आपका। 4 होंगे तो फिर 4 में क्या होगा, 4 में एटॉमिक ऑर्बिटल लेता हूं तो 4 में क्या होगा, 4 में आपके 2 बनेंगे एंटी बॉन्डिंग, मार्कर चेंज कर लेते हैं भाई, 2 बनेंगे आपके एंटी बॉन्डिंग और 2 बनेंगे आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यही था ना, टोटल 4 हो गए। तो ये आपने थ्योरी लेवल में सीखी हुई है, आपको हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, फ्लोरीन के लिए डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम्स कह जाते थे कि एनर्जी जो है बढ़ती जाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। तो इसी कांसेप्ट का हम यूज कर रहे हैं बैंड थ्योरी के अंदर भाई, ठीक है। तो वही मुझे आपको आज एक्सप्लेन करना है कि इसका क्या असर पड़ता है इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी के ऊपर, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए देखिए, मान लीजिए मेरे पास लिथियम एटम है, हम लिथियम की बात करते हैं, 2 लिथियम है, 2 लिथियम है सिर्फ, तो 2 लिथियम क्या करेंगे, इसका 1s तो फुल भरा हुआ है और दूसरा क्या होता है 2s1, दूसरे का भी 1s2 और 2s1, तो कंबाइन क्या करेगा, 1s के साथ 1s कंबाइन करेगा तो उससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ऐसे ही 2s1 से करेगा तो उसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, अब अगर 2s से कर रहा, ध्यान देना भाई, ये 2s है, ठीक है, और ये दूसरा 2s है, अगर इसको कंबाइन करते हैं तो ये तो बॉन्डिंग आएगा और ये उसका एंटी बॉन्डिंग आएगा। इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो भरेंगे इसमें पहले बॉन्डिंग में। अब ध्यान से देखो, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को बोला, 2 ऑर्बिटल बने मॉलिक्यूलर, उन 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से एक भरा हुआ है, एक नहीं भरा हुआ है, मतलब आधा भरा हुआ है, आधा नहीं भरा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है, एक तो ये बात समझ में आ गई कि आधा भरा हुआ है, आधा नहीं भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब सॉलिड में तो बहुत सारे एटम होंगे, कोई 2 एटम तो होंगे लिथियम के अंदर, अगर लिथियम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो लिथियम सॉलिड के अंदर बहुत सारे सॉलिड एटम होंगे, तो वो सारे एटम आपस में क्या करेंगे, सारे के सारे ओवरलैप करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 कर रहे हैं तो 2 बनेंगे, 3 कर रहे 3 बनेंगे, 4 कर 4 बनेंगे, तो n अगर 2n अगर हैं, n इसके और n इसके, तो टोटल कितने हो गए, 2n एटम हो गए या 2n ऑर्बिटल्स हो गए। तो 2n से क्या बनेगा, 2n से n तो बनेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और n बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है, कि भाई डबल हो गया, डबल में n ये बनेगा, n ये बनेंगे, ओके। अच्छा, अब देखिए होता क्या, होता ये है कि जैसे जैसे लेवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बढ़ते जाते हैं ना, जितने ज्यादा बढ़ते जाते हैं उतना वो क्लोज आते जाते हैं, मतलब उनका एनर्जी लेवल नियरली सेम होता जाता है, सबका क्लोज होते जाते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा जितने भी आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो सारे इकट्ठे होके एक इस तरह से हो जाएंगे, बिल्कुल कंटिन्यूअस से हो जाएंगे, इस तरीके से एक गट्ठा बन जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, गट्ठा, हिंदी में बोलते हैं ना गट्ठा, लकड़ियां गट्ठा हो जैसे, तो गट्ठा बन जाएगा। उस गट्ठे को नाम दिया गया बैंड, क्या नाम दिया गया, बैंड। तो बैंड एक्चुअल में किससे बनता है, बैंड एक्चुअल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ही बनता है, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं कि एनर्जी आपस में बहुत पास होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैंड। इसी तरह से एंटी बॉन्डिंग का भी गट्ठा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल सी बात है कि भाई अगर दोनों 2s के से आप दोनों 2s के हैं तो इसकी एनर्जी में इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है, थोड़ा ही फर्क होता है, या तो बिल्कुल इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए, अब इसका तो बॉन्डिंग में कोई इंक्लूजन नहीं है 1s2 का, ये तो पूरा पूरा भरा रहेगा नीचे वाला, इसका कोई यूज नहीं, यूज तो इसका है। अब इसमें से क्या होगा कि ये वाला तो भरा हुआ है, देखिए बॉन्डिंग वाला तो भरा हुआ है, ये तो भरा हुआ है, और ये क्या है हमारा बिल्कुल खाली है। ये है क्या एक्चुअल में ऑर्बिटल्स है ना, ये। अब मान लीजिए अगर मैं इसको एनर्जी देता हूँ, थोड़ी सी एनर्जी देता हूँ, हीट देता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो चार्ज मूव कर सकता है, और अगर जब चार्ज मूव करता है तो वो क्या बन जाते हैं, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बन जाते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए वही हो रहा है कि 2 तरह के बैंड हमारे बन रहे हैं, एक तो वो बैंड है हमारे पास जो भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, और दूसरा कौन सा बैंड है हमारा, दूसरा हमारे पास बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन खाली है, ठीक है। ये तो मैं एग्जांपल दिया आपको लिथियम का, आप बेरिलियम ले लीजिए बेशक, बेरिलियम B2 में क्या होगा, B2 में 1s2 और 2s2 होगा, ठीक है। मतलब तो s को कंबाइन करेंगे तो ये ऐसे होगा, देखो ये भर जाएगा पूरा पूरा, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो बहुत सारे 2s कंबाइन करेंगे। अब इसमें खास बात ये है कि इसके अंदर 2p भी होता है और 2p खाली होता है, ये है तो सेम शेल के 2k और 2k, मतलब इनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। मतलब जब इनको कंबाइन करेंगे तो ये सारे कंबाइन होंगे तो ऐसा एक बैंड बना लेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग 2s के। ये सारे तो किसके हो गए, ये सारे तो आपके हो गए 2s के, इसमें बॉन्डिंग भी आ गई, इसमें एंटी बॉन्डिंग भी आ गई, और 2p वाला क्या रह जाएगा हमारा, कंबाइन तो 2p वाला ही करेंगे ना, वो सारे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग हमारे खाली हो जाएंगे। और हो सकता है वो इससे थोड़े से एनर्जी में ऊपर हो, हल्के से, क्योंकि थोड़ा बहुत फर्क होगा,
ज्यादा फर्क तो है नहीं। अब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, खासकर एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, अगर इनको एनर्जी मिल जाए तो किसमें जा सकते हैं, ये आगे ऊपर 2p वाले में जा सकते हैं, जो 2p के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ आ सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यही आपसे कह रहा है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करते हैं तो बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, इस वजह से उनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी नियरली सेम होती जाती है, तो बिल्कुल पास होते जाते हैं, ठीक है, वैसे भी क्लोज पैक होते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे कलेक्शन बन जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, जिसको हम बैंड बोलते हैं। तो दो तरह के बैंड हमें देखिए मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है ना भरा हुआ बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक हमें मिल रहा है हमें हमेशा उससे ऊपर एक खाली बैंड, ठीक है। तो दो तरह के बैंड हमें मिलते हैं, एक वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस का मतलब खाली से नहीं है भाई, वैलेंस का मतलब यहाँ पर जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसमें 2s1 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे ना, तो ये वैलेंस बैंड बनाएंगे, जैसे यहाँ 2s2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड बनाएंगे। तो एक तो होता है कनेक्शन बैंड जिसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, ठीक है। दो तरह के बैंड आपके थ्योरी के अंदर जो है वो बताए गए हैं, एक तो क्या होते हैं आपके वैलेंस बैंड और दूसरा आपके क्या होते हैं कनेक्शन बैंड। तो जो भरा हुआ है ये वाला, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। तो मैं साफ करके दोबारा बताता हूं आपको कि क्या होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है कुछ, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से आराम से सुनना, ताकि आपको जल्दी मत कीजिए, बच्चे जल्दी करते हैं, बच्चे फटाफट नहीं करते हैं, स्पीड बढ़ा लो, डबल स्पीड कर लो या 1.5 गुना स्पीड कर लो, फटाफट से बोल जाएंगे और काम खत्म हो जाएगा। उससे फायदा नहीं है भाई, जितना आराम से तसल्ली से ध्यान से सुनोगे ना उतना ज्यादा समझ में भी आएगा। मैं कई बार ऐसा होता है कुछ वर्ड लिख नहीं पाता हूँ, सिर्फ बोल जाता हूँ, तो सुनना जरूरी है, ठीक है। कई बार लिख नहीं पाता हूँ सारी चीजें, तो सुनना भी जरूरी है कि सब क्या बोल के चले गए बीच में, ठीक है। सिर्फ बोर्ड पे ध्यान मत दीजिए, सुनने में ध्यान दीजिए। अच्छा ठीक है, तो दो तरह के बैंड आपके बन रहे हैं, एक तो बन रहा है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड बना हुआ है जो फील्ड है, फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा आपका बना हुआ है कनेक्शन बैंड, कनेक्शन बैंड जो एम्प्टी है, जो आपका एम्प्टी है। और कनेक्शन बैंड क्या होता है, कनेक्शन बैंड की जो एनर्जी है हमेशा वैलेंस बैंड से ज्यादा होती है, हैव हाई एनर्जी देन वैलेंस बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड से एनर्जी क्या होती है, इसकी हमेशा ज्यादा होती है। अब आप बात समझिए भाई, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो हमारा लिथियम और बेरिलियम वो मेटल है, लिथियम और बेरिलियम क्या है, मेटल्स हैं, तो वो बहुत अच्छे कंडक्टर थे। क्यों है, क्योंकि जो कनेक्शन बैंड था हमारा वो बिल्कुल वैलेंस बैंड के पास था। यहाँ पे ये वैलेंस बैंड था, ये वैलेंस बैंड था, ठीक है, और ये कनेक्शन बैंड खाली था, तो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही यहाँ जा सकता था, तो इसलिए वो बहुत अच्छे कनेक्टर होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए गैप ज्यादा होता, ये हमारा वैलेंस बैंड है और मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर कनेक्शन बैंड बन रहा है, तो ये एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है। तो अगर एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि ये हमारा इंसुलेटर बनाएगा। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि भाई वैलेंस बैंड और कनेक्शन बैंड में गैप तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि एनर्जी अगर थोड़ी सी ज्यादा दे दें तो इलेक्ट्रॉन ना जा पाए, तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे देते हैं तो वो आसानी से यहाँ चले जाते हैं, तो उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी हमें ये एक्सप्लेन करती है कि भाई कनेक्टर होने के लिए क्या जरूरी है, कनेक्टर होने के लिए जो हमारा गैप है, जो एनर्जी गैप है, हमारा एनर्जी का गैप है, जो एनर्जी का गैप है वो डिसाइड करता है कि कोई भी सॉलिड मेटल हो, कनेक्टर कब होगा, इंसुलेटर कब होगा या सेमीकंडक्टर कब होगा, ठीक है। तो कनेक्शन मेटल कनेक्टर में क्या होता है, सॉरी कनेक्टर में क्या होता है, गैप जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, इसको फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं भाई, फॉरबिडन गैप, ठीक है। एनर्जी गैप को क्या बोल सकते हैं, और फॉरबिडन गैप भी बोल सकते हैं। अगर ये गैप बहुत ज्यादा है, if there is a large difference between the energy of valence band and connection band, this is called insulator, and if there is a small difference in the connection band and valence band, this is called semiconductor। तो इस थ्योरी के बेस पर ये एक्सप्लेन किया कि जब सॉलिड के आइटम्स ओवरलैप करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनते हैं, जो इकट्ठे होकर बैंड बना लेते हैं, और उन बैंड्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा आ जाता है तो वो इंसुलेटर बन जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है। और अगर गैप बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम है, ओवरलैप कर रखा है बिल्कुल से, तो उसको हम बोलते हैं मेटल। और इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, गैप थोड़ा सा होता है, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से आपका मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी बैंड थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है कि कोई भी चीज सॉलिड कनेक्टर कब होगा, इंसुलेटर कब होगा और सेमीकंडक्टर आपका कब होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और तो कोई टॉपिक बचता नहीं है, बस एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला टॉपिक बच गया हमारा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला टॉपिक मैं आपको कल करवाऊंगा। आज हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को समझ लिया कि बैंड थ्योरी क्या होती है और बैंड थ्योरी के बेस पे कैसे हम
पता कर सकते हैं कि कोई कंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। बस एक टॉपिक हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। हालांकि सीबीएसई बोर्ड में ये सारे टॉपिक नहीं है, अभी उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दिया सारा टॉपिक, कहीं काम आ जाएगा आपके। एक टॉपिक और है जो कंपटीशन में आता है आपके, लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स और या फिर ब्रैग इक्वेशन है, जिससे न्यूमेरिकल आपको मिल जाते हैं कंपटीशन के अंदर, तो वो आपको टॉपिक और वो करवा दूंगा आपको उसमें। उसके बाद हमारा मोस्टली टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो डेफिनेशन अगर कोई बची होगी तो वही बता दूंगा आपको। उसके बाद हमारा टॉपिक लगभग खत्म हो जाएगा और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए विद कैमवेदा, लर्न टू लव केमिस्ट्री। ऑल द बेस्ट।